बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, न्यूज 360 डिग्री में आप सभी का स्वागत है और इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबर जो होगी दमदार, जो होगी असरदार। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें सिर्फ इस एक बुलेटिन में। देखिए, बिहार में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब बारी है दूसरे चरण की। 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी, जहां पे 1302 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और ओवैसी की साख ने ताकत झोंक दी है। सभी दलों ने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 18 जिलों के 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को करेंगे। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की तमाम सीटों पर अपने प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख पर दांव लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती होगी। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीतकर सभी को चौंका दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 18 जिलों की सीटों पर चुनाव है। इसमें गया जिले की 10, कैमूर जिले की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद जिले की 6, अरवल जिले की 2, जहानाबाद जिले की 3, नवादा की 5, भागलपुर से 7, बांका जिले की 5, जमुई जिले की 4, सीतामढ़ी जिले की 8, शिवहर जिले की 1, मधुबनी जिले की 10, सुपौल जिले की 5, पूर्णिया जिले की 7, अररिया जिले की 6, कटिहार जिले की 7, किशनगंज जिले की 4, पूर्वी चंपारण जिले की 12, तो पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और किस्मत का फैसला 14 नवंबर को सामने आएगा। बिहार में अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को है। इस दौरान पीएम मोदी ने आज बेतिया और सीतामढ़ी में रैली की, जहां पे उन्होंने कहा अब वो सीधे शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले चरण के मतदान में जनता विपक्ष को 65 वोल्ट का झटका दे चुकी है, अभी असली झटका मिलना बाकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेतिया और सीतामढ़ी में जोरदार चुनावी सभाएं की। बेतिया की जनसभा में मोदी ने कहा कि ये उनकी चुनाव की आखिरी सभा है और अब वो एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में वापस आएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज गैंग को बिहार के मतदाताओं ने पहले चरण में 65 वोट का झटका दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण में बिहार की जनता ने जंगलराज गैंग को 65 वोट का झटका दे दिया है। ये तो बस ट्रेलर है, असली झटका तो अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के युवाओं और महिलाओं ने विकास, स्थिरता और कानून के राज के लिए मतदान किया है। आपको बता दें कि बिहार के चुनाव में पहले चरण में 65% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्णिया के बनमनखी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भीड़ से कहा कि क्या घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, उन्हें समर्थन करने की अपील की। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया के बनमनखी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने भीड़ से पूछा कि क्या घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए और उन्हें पूरा समर्थन देने की अपील भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और लालू यादव के बेटे ने सेव द इन्फिल्ट्रेटर्स यात्रा शुरू कर दी है, जिसका मकसद सीमांचल क्षेत्रों में घुसपैठियों का गढ़ बनाना है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी सीमांचल की ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से अवैध घुसपैठियों को निकालने का काम करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। समस्तीपुर में बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह युक्त
पर्ची बरामद की गई है। हजारों वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में फेंकी मिली। आपको बता दें कि 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। शीतल पट्टी के इस गांव में हजारों वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई। समस्तीपुर में बड़ी संख्या में चुनाव चिन्ह नियुक्त पर्ची बरामद की गई। हजारों वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में फेंकी मिली। ये पर्ची सराय रंजन विधानसभा के शीतल पट्टी गाँव के पास मिली है। बता दें कि 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। शीतल पट्टी गाँव में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला शनिवार सुबह का बताया गया। सरायगंज विधानसभा अंतर्गत KSR कॉलेज के पास मीटिंग के दौरान मोक पॉल की पर्चियों को फेंकने का मामला सामने आने के बाद से जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों पर FIR दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो फिर राजद ने भी सरकार पर निशाना साधा। राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर पोस्ट किया कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं। कब, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आई बड़ी खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। अनंतनाग के एक पूर्व सरकारी डॉक्टर जिनका नाम है आदिल अहमद रदर, उनके लॉकर से AK-47 बरामद हुई है। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन एक सवाल है, जिन हाथों में जान बचाने की जिम्मेदारी होती है वहीं से मौत का हथियार बरामद हुआ। हालांकि ये बड़ा विषय है, क्या ये किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या फिर किसी बड़े हमले की साजिश है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उस वक्त सनसनी मच गई जब अनंतनाग के पूर्व सरकारी डॉक्टर आदिल अहमद रदर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई। आदिल 24 अक्टूबर 2024 तक GMC अनंतनाग में कार्यरत थे। वो जलगुंड अनंतनाग के रहने वाले हैं। इस मामले में पुलिस थाना नौगाम में FIR नंबर 162/2025 के अंतर्गत भारतीय बंदूक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ साथ UAPA की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। आदिल अहमद रदर के खिलाफ इस प्रकार के हथियार रखने और संभवतः आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उनके कब्जे से जब्त हथियार और अन्य सबूतों की समीक्षा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल का बरामद होना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि भी है। ये घटना ये दिखाती है कि ऐसे हथियार कैसे सुरक्षित स्थानों पर छिपाए जा सकते हैं। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के हेतिमपुर टोल प्लाजा के पास से स्टेट GST की टीम ने एक ऐसे ढाबा संचालक को हिरासत में लिया जो लगातार टैक्स बचाने के नाम पर लग्जरी बसों और मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली कर रहा था। शिकायत के बाद स्टेट GST की टीम ने ढाबा संचालक को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पूरे मामले को लेकर के अवैध वसूली करने वाले ढाबा संचालक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। कुशीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टैक्स से बचने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले एक ढाबा संचालक को स्टेट GST की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला हाटा कोतवाली क्षेत्र के NH 28 स्थित हेमतेपुर सेठी ढाबे का है। यहाँ का ढाबा संचालक सुनील कुमार लग्जरी बसों और मालवाहक वाहनों से टैक्स से बचने के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। बताया जा रहा है कि सुनील की कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत भी थी। वो गुजरने वाली सभी बसों और ट्रकों की जानकारी प्रवर्तन वाहक और अन्य अधिकारियों को देता था और साठगांठ करके वाहनों को अवैध रूप से पास कराया जाता था। स्टेट GST की टीम ने जब छापेमारी की तो कुछ अहम सबूत भी मिले। सहायक आयुक्त सचल दल अम्बरीश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में ढाबा संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। के लाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वांछित मुबारक पुत्र निवासी बिहार के पैर में लगी गोली। पुलिस ने मौके से देसी तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल की बरामद। घायल आरोपी को इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया जेल। यूपी के देवरिया से बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ थाना लार क्षेत्र में हुई, जिसमें एक वांछित तस्कर गोली लगने से घायल हो गया।
घायल तस्कर की पहचान सादिक के रूप में हुई है, जो कि बिहार का रहने वाला था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से पशु तस्करी में लिप्त था और पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है, जहां वो पुलिस अभिरक्षा में भी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क की भी जांच कर रही है। देवरिया में पुलिस की ये कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त रूप दिखा रही है। घायल आरोपी से पूछताछ के बाद कई और खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार किसानों के लिए दुगनी आय की बात करती है, तो वहीं हमीरपुर में अवैध खनन का जो कारोबार है खनन का, उन्होंने यहाँ उनके सिंचाई का जो साधन था उनको ध्वस्त कर दिया पूरी तरह। आपने भी देख सकते हैं, ये नहर की जो पट्टी है उसको तोड़ दी गई है और जबरन यहाँ से किसानों का ये है कि जबरन यहाँ से ट्रक निकल रहे हैं। यूपी के हमीरपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर नहर ही जमा कर रखी। बताया जा रहा है कि मोरंग माफियाओं ने ट्रक की निकासी के लिए नहर को बंद करके रास्ता बना दिया, जिससे पानी की आपूर्ति रुक गई और अब किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। स्थानीय किसानों का कहना है कि माफियाओं ने दबंगई और मनमानी के बल पर नहर की रूपरेखा बदल दी, जिनसे उनकी फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों ने प्रशासन से जल्दी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि अगर नहर जल्दी नहीं खोली गई तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इस मामले में जब सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता राम प्रकाश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच करके खनन विभाग को पत्र लिखा जाएगा। अब देखना होगा कि खनन माफियाओं के इस दबंगई पर प्रशासन कब तक लगाम लगाएगा और फिर किसानों को कब तक यूं ही परेशानी बढ़ती रहेगी। महाराजगंज में कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर बाबा का बुलडोजर कब्जा। मामला महाराजगंज जनपद के पनेरा ब्लॉक के है, जहां 1987 से लंबित मामले का जो है वो शनिवार को आदेश आया और उसके बाद जो विभागीय लोग थे वो बुलडोजर के साथ पहुंचे, लेकिन स्थिति ऐसी रही कि बिना जो है वो सरकारी भूमि को तोड़े बुलडोजर वापस चला गया। यूपी के महाराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई, जहां अदालत के आदेश पर पनियरा ब्लॉक परिसर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। जैसे ही बुलडोजर चला, पूरे ब्लॉक परिसर में हंगामा मच गया। दरअसल ये मामला विवादित भूमि का है, जो साल 1987 में अदालत में लंबित था। अदालत के आदेश पर अमीन और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। जैसे ही ब्लॉक कर्मियों को सरकारी भवन पर बुलडोजर चलने की जानकारी मिली, तुरंत ही एसडीएम को सूचना दी गई। एसडीएम मौके पर पहुंचे और सरकारी भवन पर कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि अदालत, अमीन और एसडीएम के बीच मौके पर तीखी नोकझोंक भी हुई। हालात बिगड़ते देख ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। एसडीएम के आदेश पर सभी जेसीबी मशीनों को थाने भेज दिया गया है। वहीं संभावित विवाद को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अब देखना होगा कि अदालत के आदेश पर और प्रशासन के आपसी मतभेद के बीच इस विवादित भूमि पर आगे का फैसला क्या होता है। फिलहाल पनियरा ब्लॉक परिसर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जनपद देवरिया में शिक्षा विभाग में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां फर्जी नियुक्ति दिखाकर 62 लाख रुपए की निकासी कर ली गई, जिसकी जांच के बाद रिकवरी के आदेश भी हुए, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं की गई। यूपी के देवरिया जिले से एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पारदर्शिता के दावों के बीच विभागीय घोटालों की पोल खुल रही है। इस बार मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जिसमें लाखों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक शशिपाल रावत नाम का युवक साल 1994 से 2007 तक डाक विभाग में डाक सहायक के पद पर कार्यरत था। इस दौरान उसने मऊ जिले के श्री केदारनाथ इंटर कॉलेज टेघना में प्रधानाचार्य के पद पर फर्जी तैनाती दिखाकर सरकार से वेतन लिया। इसके बाद आरोपी ने देवरिया जिले में एक और फर्जीवाड़े की साजिश रची। उसने रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर स्थित मानस इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के साथ मिलकर दस्तावेजों में हेराफेरी की और खुद को समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का प्रवक्ता दिखाया। इसी फर्जी नियुक्ति के आधार पर सरकारी कोष से करीब 62 लाख रुपए की निकासी भी की गई। जांच में गड़बड़ी साबित हुई और वसूली का आदेश भी जारी हुआ, लेकिन अब तक सरकारी खजाने की भरपाई नहीं हो पाई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कार्रवाई के स्पष्ट आदेश जारी किए हैं, फिर भी विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदेश में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ अभियान एक समय जोरों पर था, लेकिन अब यह अभियान ठंडे बस्ते में चला गया है। नतीजा, ऐसे फर्जी शिक्षक और अधिकारी अब भी सरकारी तंत्र को चूना लगा रहे हैं।
रायबरेली में लगातार देखा जा रहा है दबंगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बाइक से अपनी मां के साथ जा रहे युवक पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरा मामला रायबरेली जनपद के बदोकर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर रैली गाँव का है। यूपी के रायबरेली में चुनावी रंजिश में एक युवक पर फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक घायल युवक का नाम राहुल है, जो अपनी मां के साथ बाइक से दवा लेकर घर लौट रहा था। इस दौरान अज्ञात लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें राहुल के पेट में गोली लगी है। पीड़ित पक्ष ने ग्राम प्रधान विधाकांत समेत 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घायल राहुल भी प्रधानी का चुनाव लड़ चुका है और चुनावी रंजिश को ही इस घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है। एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले के खुलासे की बात कर रही है। कानपुर के कल्याणपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रेडीमेड गारमेंट शॉप में आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से तकरीबन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग लगने के कारणों की जांच करने में जुटी हुई हैं। यूपी के कानपुर में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना कल्याणपुर थाना इलाके के बाजार की है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे शोरूम में रखा लाखों का माल खाक हो गया। आग लगने के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम आग लगने के सही कारणों की जांच कर रही है। प्रशासन ने व्यापारियों से एहतियात बरतने और विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। कानपुर के कल्याणपुर बाजार में लगी आग एक बार फिर से बिजली विभाग की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करती है। आज विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दिल्ली से 67 वर्षीय श्रद्धालु जो दर्शन करने आए थे, दर्शन करने के दौरान के बाद जो है उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। आपको बताते हैं उनके परिजन का कहना है कि उनका जो हार्ट अटैक की समस्या पहले से चल रही थी। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से दुखद खबर सामने आई। मंदिर में दर्शन के लिए आए एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम अखिल था, जिसकी उम्र 67 साल थी और वो दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले थे। वो अपने परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए वृंदावन आए थे। बताया जा रहा है कि मंदिर के गेट नंबर 2 से प्रवेश करते समय अखिल को अचानक बेचैनी महसूस हुई और वो जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने उन्हें प्राथमिक इलाज दिया, लेकिन हालात गंभीर होने पर उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अखिल को मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे साहिल ने बताया कि पिता का पहले से दिल का इलाज चल रहा था। परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को दिल्ली ले गए। रायबरेली में जंगली सियार के आतंक से गांवों में दहशत का है माहौल। आपको बता दें कि रायबरेली जनपद के जगतपुर थाना क्षेत्र के भवानी बख्श पुरवा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक जंगली सियार ने 4 वर्षीय मासूम पर हमला कर दिया। आनन फानन में परिजनों की मदद से मासूम को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। हालांकि ट्रामा सेंटर जाते समय रास्ते में मासूम की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं वन विभाग की टीम गांव में जाकर पूरी तरह। यूपी के रायबरेली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सियार के हमले में 4 साल के मासूम की मौत हो गई। ये घटना जगतपुरा थाना इलाके के भवानी बख्शपुरवा गांव की है। जानकारी के मुताबिक 4 साल का अभय गांव के पास खेल रहा था, तभी एक सियार ने उस पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए बच्चे को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा गया। घटना के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई। टीम ने गांव और आसपास के इलाकों में सियार की तलाश शुरू कर दी है, ताकि ऐसी किसी और घटना को रोका जा सके। गांव के लोगों में अब डर और आक्रोश दोनों हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में सुरक्षा बढ़ाने और सियार को पकड़ने की मांग की है। कानपुर के नवाबगंज में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल युवक ने एक स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार एक युवती तकरीबन 60 मीटर दूर जाकर गिरी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल युवतियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया।
वहीं इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई। मृतक युवती उन्नाव की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के कानपुर में गंगा बैराज पर तेज रफ्तार और स्टंटबाजी ने एक मासूम की जान ले ली। ये दर्दनाक हादसा गंगा बैराज के टी पॉइंट पर हुआ, जहां दो स्पोर्ट्स बाइक सवार युवक खतरनाक स्टंट कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक बिठूर की ओर से आ रही दो स्पोर्ट्स बाइकों पर सवार 4 युवक रफ्तार में स्टंटबाजी कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक सवार ने सामने से आ रही स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी पर 2 दोस्त सवार थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और दोनों छात्राएं सड़क पर करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी और घायल छात्राओं को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद गंगा बैराज इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों बाइकों को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार युवकों की तलाश की जा रही है। यूपी के श्रावस्ती में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता के पुत्र ने भी अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को बयान दर्ज करवाया है। मौके पर पुलिस मौजूद है और कार्रवाई में जुटी हुई है। यूपी के श्रावस्ती से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। इकोना थाना क्षेत्र के सौरूपुर गांव में एक विवाहिता महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार महिला के दाह संस्कार के दौरान ससुराल वालों और पीहर वालों में जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय पुलिस, इकोना डीएसपी सहित 2 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर परिवार वालों को शांत कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी पति को हिरासत में लिया। पीहर पक्ष का आरोप है कि महिला के पति का दिल्ली में दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था। विवाहिता को लगातार अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर परेशान किया जाता था। महिला के भाई का आरोप है कि पत्नी लगातार विरोध करती रही, लेकिन पति द्वारा उसे धमकियां और प्रताड़ना दी जाती रही। आखिरकार विरोध करने पर आरोपी पति ने विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीण और परिजन सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी साक्ष्यों को जुटाकर मामले की गहन पड़ताल की जा रही है। श्रावस्ती की इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून के सख्त पालन की जरूरत को फिर से उजागर कर दिया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई भीषण दुर्घटना में 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि देर रात विजयनगर क्षेत्र में 3 इंजीनियरिंग छात्र जो है मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें उड़ा दिया और इसी घटना में 2 छात्रों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक छात्र जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। एमपी के इंदौर में एक स्कॉर्पियो ने तांडव मचाते हुए 3 छात्रों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 इंजीनियरिंग छात्र मौके पर ही जान गंवा बैठे, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक हादसा लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने हुआ। स्कॉर्पियो वाहन बिना नंबर प्लेट तेज गति से आ रही थी। बाइक पर सवार कृष्णपाल सिंह तंवर, आयुष राठौर और श्रेयांश राठौर को टक्कर लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। पेट्रोल पंप के सामने बने डिवाइडर के कुंदे से निकली बाइक को जोरदार टक्कर लगी, जिससे बाइक डिवाइडर में फंस गई और युवक सड़क पर घिसते हुए कई मीटर तक चले गए। घटना के बाद आरोपी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। परिवार वालों और ग्रामीणों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो फिलहाल के लिए न्यूज 360 डिग्री में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।